हेलो एवरीवन। आज हम आयुर्वेद सीरीज़ के नंबर 1 सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें डॉक्टर अमर सहगल सर ने क्या क्या समझाया है हमें। तो इस लेक्चर में हम डीजनरेशन प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि ये हमारी बॉडी में कैसे ऑपरेट होता है और रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी मेथड कैसे मेडिसिन सेलेक्शन करना है उसमें वो भी समझेंगे। ठीक है। हर सिस्टम में हमारी धारणा है कि सिकनेस के 2 फॉर्म होते हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक, है ना। लेकिन सर ने इसमें क्या बताया है कि शायद अपने बिहेवियर और सिकनेस की वजह से ऐसा बोला जाता है कि इन्हें ओल्ड या न्यू कहा जाता है। चूँकि एक की ओरिजिन रिसेंट होती है, न्यू होती है, और दूसरे की ओरिजिन कहीं पास्ट में हुई रहती है ना। तो फिजिशियंस ये मानते हैं कि दोनों फॉर्म की डिजीज़ की अपने अलग अलग कॉजेज़ होते हैं। इन्हें एक दूसरे से एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इनको ठीक करना काफ़ी अलग होता है, ठीक करने का मेथड काफ़ी अलग होता है। इनको ठीक करने के लिए हमें अलग तरीके की केस टेकिंग करनी पड़ती है, अलग तरीके के मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं, अलग तरीके के रूल्स लगते हैं। ऐसा बहुत सारी धारणाएं हैं। लेकिन रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी में हम सिकनेस को डिफरेंट वेज में समझते हैं। इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक है अनरियल सिकनेस, दूसरी है एक है अनरियल सिकनेस एंड बाकी 2 हैं रियल सिकनेस। ठीक है, उनके अंदर आते हैं। अब हम डिटेल में जानेंगे कि नेचर ऑफ अनरियल सिकनेस के पीछे जैसा हमने पहले पढ़ रखा है अनरियल सिकनेस के बारे में पिछले लेक्चर में, तो हम इस लेक्चर में रियल सिकनेस के बारे में जानेंगे। उनका संचालन कैसा, मतलब कैसे काम करते हैं, कि कैसे कैसे ये किस फॉर्म में होता है। ठीक है। जब हम डीजनरेशन प्रोसेस को डीजनरेशन प्रोसेस जो होता है उसकी इंटेंसिटी डीप होती है, डीप सीटेड होती है, तब हम इसे एक्यूट कंडीशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास टाइम नहीं होता वेस्ट करने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं होता वेट करने के लिए कि हम ये मेडिसिन देके ट्राई कर लें, ये मेडिसिन देके ट्राई कर लें। एक्यूट की कंडीशन मोस्टली अर्जेंट कंडीशन या इमरजेंसी कंडीशन होती है, जिसमें हमें फटाफट पेशेंट को रिलीफ देना होता है, वेट करने के लिए टाइम नहीं होता है। और ऐसा कहते भी हैं कि एक्यूट पेशेंट को अगर हम अपना ठीक कर लेते हैं तभी हमारी क्लिनिक भी अच्छी चलती है, वही हमें आगे पेशेंट भी देते हैं। तो एक्यूट को ट्रीट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो जब कोई पैथोलॉजी डीप सीटेड नहीं है ना, कोई डीप इंटेंसिटी नहीं है, डीप सीटेड भी हो सकती है बट उसकी इंटेंसिटी काफ़ी डीप है, तब हम उसको एक्यूट कंडीशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास टाइम नहीं होता है वेस्ट करने के। अब यदि यही प्रोसेस स्लो है ना, डेंजर ऑफ लाइफ का चांस कम है, फिजिशियन के पास टाइम भी है कि वो दूसरी मेडिसिन देके वेट कर ले, पोटेंसी चेंज करके देख ले, बीमारी को समझने के लिए पेशेंट के पास टाइम, डॉक्टर के पास टाइम है, बीमारी को सही से समझने का उसे जब समय मिल जाता है, तो ये जो कंडीशंस बैठ रही है जिसमें प्रोसेस स्लो है, तो इसे हम क्रॉनिक कंडीशन कहते हैं। तो हम अभी यहाँ पे ये समझें कि क्रॉनिक क्या है और एक्यूट क्या है। अब यही अंतर इन्हें अलग करता है, बट रियलिटी में क्या होता है कि इनका ओरिजिन सेम है, मेंटल सिम्टम भी लगभग सेम होते हैं, और उसके टोटलिटी के हिसाब से मेडिसिन भी इनकी सेम ही निकल के आती है दोनों ही कंडीशन में। इसलिए डॉक्टर यहाँ पर कहते हैं कि एक्यूट और क्रॉनिक जैसी कोई डिजीज़ होती नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं। यह स्पीड में स्लो होते हैं, आप थोड़ा टाइम लेकर ट्रीट कर सकते हैं, बट यदि यहाँ पे स्पीड फास्ट है तो आपको फटाफट मैनेज करना पड़ेगा, आपको अपना एनालिसिस प्रोसेस भी तेज़ करके आपको ना फटाफट दवाई देनी पड़ेगी। इस प्रकार से मेडिसिन दोनों ही स्टेट को कवर करती है, और इसलिए हम प्रेजेंट पे ज़्यादा जोर देते हैं कि आपको कुछ मिले नहीं मिले केस में आप प्रेजेंट पे देखिए कि प्रेजेंट में क्या मिल रहा है, उसके बेस पे आप मेडिसिन दीजिए। अब आगे बढ़ने से पहले हम कॉज एंड इफ़ेक्ट ऑफ एनी एक्शन के बीच का डिफरेंस जानेंगे। कॉज, उसका कारण क्या है, और उसके कारण से क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, क्या एक्शंस आ रहे हैं। सिकनेस की सिचुएशन में कॉज ऑफ सिकनेस बॉडी में सुप्त अवस्था में होता है। ठीक है, सिकनेस की सिचुएशन, जब बॉडी सिक है उस सिचुएशन में सिकनेस का कॉज बॉडी में ही है, बट जैसे बोलते हैं लेटेंट, सुप्त अवस्था में है, वो कोई हार्म नहीं कर रहा है। पर जब तक वह सुप्त या निद्रा अवस्था में है तो ये कॉज नहीं कहा जाएगा। जब तक वो सुप्त अवस्था में है उसे कॉज नहीं कहेंगे। इसे मटेरियल कह सकते हैं, जो आगे चल के सिकनेस प्रोड्यूस करने का कारण बन सकता है, क्योंकि किसी कॉज के पीछे उसके इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं।
यदि आप अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया तो आगे चल के प्रोड्यूसिंग कॉज बनेगा, ठीक है। डिजीज़ कॉज बनने से पहले इसे ऑटोमेटिक विद हेल्प ऑफ नेचुरल ऑर्डर और विद हेल्प ऑफ प्रोसेसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड एसिमिलेशन से एडजस्ट या ठीक करना चाहिए। मतलब कि आपका जो लेटेंट अवस्था में आपका कॉज पड़ा हुआ है, जब हम बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग फेज़ में हैं, जो हमने फेज़ पढ़े थे एसिमिलेशन और एलिमिनेशन वाले, उसमें हैं, तो हम क्या करना है, हमें नेचुरल तरीके से अपने बॉडी को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए विदाउट एनी मेडिकेशन। इसे नेचुरल रीअलाइनमेंट ऑफ बॉडी की जगह भी रख सकते हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो अच्छा है, अन्यथा सिकनेस प्रोड्यूस कर देगा। अगर हम अपने अंदर कि नेचुरल कोई एक्सक्रीटा है उसको निकाल सकते हैं, अपने बॉडी को विदाउट मेडिसिन ठीक कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो ये सिकनेस प्रोड्यूस कर सकता है ना, जो भी मटेरियल अंदर पड़ा हुआ है। अब सिकनेस की स्टेट में बॉडी की एक्टिविटी स्लो या फास्ट है, जो कि उसके एक्सप्रेशन से पता चलेगी, उसकी वोकल वॉइस से पता चलेगी, उसका साइलेंस एक्सप्रेशन है जो उससे पता चलेगी। हाँ, तो यही सिकनेस की प्रेजेंट स्टेट कही जाती है कि उसकी सिकनेस किस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू प्रेजेंट हो रही है। ओके, स्पीच और एक्शन और बोथ, ये भी साइन है। वो क्या बोल रहा है और क्या एक्शंस है, ये दोनों भी बॉडी के एक साइन हैं। ओके, अपनी मेडिसिन के एक साइन है। और पेशेंट की वोकैबुलरी इन सभी एक्सप्रेशंस के साथ बाइंड अप होकर एक प्रॉपर एक्सप्रेशन बनाती है। उस पेशेंट के यूज़ किए हुए शब्द, वाक्य और उनके भावों को जोड़कर ही एक होम्योपैथ रूब्रिक के फॉर्म बनाता है ना, या पेशेंट के भावों को मोस्ट एग्जैक्ट सिमिलर रूब्रिक के इंडेक्स में रिपर्टरी में खोजता है। मतलब ये है कि पर्सन आने के बाद जो भी हमें बता रहा है, जो भी बोल रहा है, और बोलने के साथ साथ जो भी एक्शंस कर रहा है, जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहा है, उन सभी को जोड़ के एक होम्योपैथ अपना आर्ट का यूज़ करके उन सभी को जोड़ करके उसके कहे हुए शब्दों को, एक्सप्रेशंस को, जो कि पहले से ही रिपर्टरी में रूब्रिक के फॉर्म में दिए गए हैं, उससे मैच करके मोस्ट सिमिलर रूब्रिक को, एग्जैक्ट रूब्रिक को पकड़ता है और उसे रिपर्टरी में टोटलिटी बनाता है। ठीक है, उस रिपर्टरी में उसको डाल के पेशेंट की टोटलिटी बनाता है। हमने ऑब्जर्व किया है कि जब हम प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड प्रीडोमिनेंट के बेस पे मेडिसिन देते हैं तो कुछ डिस्चार्जेस बाहर निकालती है जो डिस्चार्ज बॉडी में जमाते हैं। ठीक है, मतलब जब हम अपनी राइट मेडिसिन दे रहे हैं, हमने अपना उसमें सारे रूल्स को फॉलो किया, प्रेजेंट, परसिस्टेंट, प्रीडोमिनेंट, जब हमने सही सिमिलर रूब्रिक, सिमिलम मेडिसिन और राइट पोटेंसी के साथ दे दी, तो क्या करती है बॉडी की कुछ डिस्चार्जेस बाहर करती है, जो हमने पहले पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि कुछ बॉडी डिस्चार्जेस को बाहर करती है, जो भी अंदर टॉक्सिन भरे हुए हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ओरिफिस या किसी न किसी माध्यम से बाहर निकलेंगे। ठीक है, जो कि जमा हुए थे। अब जो ये बॉडी का एक्सक्रीटा जो स्टोर था, जो मटेरियल स्टोर था, वो किसी न किसी स्टिमुलस का वेट कर रहा था, और जो स्टिमुलस होम्योपैथिक मेडिसिन ने उसे दिया। हमने देखा है कि कुछ ऑर्डिनरी डिस्चार्जेस जो बॉडी के प्रॉपर टाइम पर निकल जाने पर कुछ हार्म नहीं करते हैं, बट वो डिस्चार्ज जमा हुआ है, डिस्चार्ज नहीं हो सका है, एक टाइम के बाद वो टॉक्सिन में बदल जाता है और टिश्यू डैमेज करता है, जो आगे चल के ह्यूमन सिस्टम में और भी कई डिस्टर्बेंस कर सकता है। तो ये तो हमने मतलब ऑर्गेनल में भी कई बार पढ़ा है कि अगर आपके अंदर कोई सप्रेसिव मटेरियल है ना, कोई डिस्चार्ज सप्रेस्ड हैं या कोई डिस्चार्ज ऐसे हैं जो निकल जाने चाहिए, और अगर वो प्रॉपर टाइम पे नहीं निकले हैं तो कुछ हार्म, अगर नहीं निकला है तो वो हार्म कर सकता है, अगर निकल गया है तो हार्म नहीं करेगा। बट जो डिस्चार्ज जमा हुआ है और डिस्चार्ज हो जाना चाहिए था, अगर उसे समय पे नहीं निकाला गया तो वो धीरे धीरे टॉक्सिन्स में बदल सकता है, आपकी टिश्यू डैमेज कर सकता है, ऑर्गन डैमेज कर सकता है, सेल डैमेज कर सकता है, या कोई सिस्टम आपका डिस्टर्ब कर सकता है। ओके, इसलिए हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि टॉक्सिन ही कॉज ऑफ डिजीज़ है। यही टॉक्सिन जो कोई डिस्चार्ज या कोई चीज़ को रोकने पे जो टॉक्सिन बन गया है, या किसी भी तरीके का टॉक्सिन ही कॉज ऑफ डिजीज़ है बॉडी में। इसे हम अपरेंट कॉज भी कहते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी कई और फैक्टर्स हो सकते हैं जो एक्सक्रीटा के एक्युमुलेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। बट रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी में क्या क्या अलग है कि मेडिसिन सिलेक्शन में हेल्प करता है जो डायरेक्ट कॉज ऑफ डिजीज़ पर हिट करता है, और पर्टिकुलर डिजीज़ ऑर्गन को क्योर करने से भी
पहले, मतलब कि जो हम होम्योपैथी रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी से जो हम मेडिसिन सेलेक्ट करके देते हैं, हमारी मेडिसिन इतनी प्रॉपर, इतनी फास्ट काम करती है कि कॉज ऑफ डिजीज़ को तो वो हिट करती ही है, बट उससे भी पहले, मतलब ये कॉज ऑफ डिजीज़ को हिट करती है, पर्टिकुलर डिजीज़ ऑर्गन को क्योर करने, मतलब कोई डिजीज़ ऑर्गन आपका गया हुआ है, उससे पहले वो कॉज पे पहले, चूँकि हम कहते हैं ना कि सबसे पहले हमें कारण जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये सबसे पहले एलिमेंट या जो कॉज है उस पर हिट करती है। तो कॉज ही आपकी जड़ होती है, कॉज पे हिट हो गया तो बॉडी अपने आप धीरे धीरे ठीक होना जल्दी से स्टार्ट कर देती है। ओके, कोई भी और मेथड में फिजिकल्स के डायरेक्ट रिलेशनशिप को नोटिस नहीं किया गया है अभी तक। फिजिकल्स जो कि फिजिकल नहीं कहे जाने चाहिए, क्योंकि ये कोई फिजिकल बॉडी को बनाते तो है नहीं, लेकिन ये बॉडी में रहते हैं एक रिजेक्टेड मैटर की तरह, जो कुछ और नहीं एक्सक्रीटा है। ओके, इसके प्रेजेंस का साइन एक्सप्रेशन के द्वारा पता चलता है, जिसे हम पर्सन का मेंटल स्टेट या मेंटल सिम्टम कहते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि हम मेंटल सिम्टम पर प्रिस्क्राइब करते हैं और बदले में ऑटोमेटिक सिस्टम एसिमिलेशन और एलिमिनेशन को ठीक करके डिज़ायर रिजल्ट पाते हैं, कि पहले भी हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा एसिमिलेशन और एलिमिनेशन के प्रोसेस को। तो हम इसी के बेस पे, मेंटल सिम्टम के बेस पे हम प्रिस्क्राइब करते हैं और बदले में हमारा एसिमिलेशन और एलिमिनेशन को ठीक करके अपनी बॉडी को क्योर कर पाते हैं। जल्द से जल्द बॉडी एंड एवरी ऑर्गन अपनी नेचुरल स्टेट में आने लगते हैं और नेचुरल फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हमने राइट पोटेंसी का यूज़ किया, राइट मेडिसिन से मोस्ट मिनिमम को पहुँचे हैं, तो इसलिए बॉडी बहुत फास्ट रिजल्ट देना शुरू कर देती है। रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी मेडिसिन के वर्क को ऐसे डायनेमिक बनाया है कि बॉडी में ऐसे कंडीशन क्रिएट होते हैं जो खुद को खुद से हील करते हैं। यह एक नेचुरल हीलिंग है। चूँकि हमारी मेडिसिन इतनी डायनेमिक है और इस पर हम एक राइट मेथड के द्वारा अगर हम प्रिस्क्राइब करते हैं, तो मोस्ट मिनिमम होने के कारण ये बॉडी को खुद से, चूँकि ये वाइटल फोर्स पे जाके एक्ट किया और वाइटल फोर्स खुद से खुद को नेचुरल हीलिंग के रूप में ठीक कर लेता है। हमारी मेडिसिन को चाहिए कि सिकनेस को पूरा निकाल फेंके और कोई भी एबनॉर्मलिटी बाकी नहीं रहनी चाहिए बॉडी में। सर बोलते हैं, मेरा फोकस एक और बात पे जाता है कि थ्योरी ऑफ टॉक्सिन जो आगे जाकर कॉज ऑफ डिजीज़ बनाती है, इसका एक्सट्रिक्शन होना वॉमिटिंग, नेजल डिस्चार्ज, प्यूरिगेटिव्स के यूज़ से, डायूरेसिस, ब्लड लेटिंग थेरेपी, मतलब किसी न किसी माध्यम से इसका डिस्चार्ज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सभी पुराने मेडिकल टेक्निक्स हैं जो अब ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, बट पुराने टेक्निक्स आज भी बहुत कारगर हैं। अब कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, लेकिन आज भी इनका काफ़ी, मतलब ये स्ट्रॉन्ग साबित होते हैं। अब आयुर्वेदा, यूनानी और भी बहुत सारे मेथड हैं जो आज भी इनको पकड़ के रखे हैं, आज भी इनका यूज़ करते हैं। रिमेन्स एंड परसिस्टेंस प्रॉब्लम ये है कि इस टॉक्सिन्स को, इन टॉक्सिन्स से कैसे बचा जाए। पुराने समय में फिटाइल एंड हार्मलेस एक्सपेरिमेंट किए जाते रहे हैं। ओके, तो अभी जैसे हमने देखा कि कितने सारे मेथड्स यहाँ पे बताए गए कि वॉमिटिंग, नेजल डिस्चार्ज, प्यूरिगेटिव का यूज़ किया दस्त के लिए, डायूरेसिस, ब्लड लेटिंग थेरेपी की, है ना, बहुत सारी थेरेपीज़ की जाती थी जो बहुत सारे लोग अभी भी करते हैं, लेकिन उतना चलन में अभी नहीं है। तो इस तरह से हमें भी विदाउट मेडिकेशन कुछ ना कुछ नेचुरल हो, जो कि नेचर से अलग ना हो, वैसे कुछ हमें भी यूज़ करने चाहिए टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, ऐसे कोई भी मेथड्स। ओके, पर हम जिस मेथड पर माइन्यूटेस्ट डोज के साथ काम कर रहे हैं वो मार्वलस रिजल्ट देता है, लेकिन हमें यहाँ पे लेट डाउन नहीं होना। मतलब होम्योपैथी में हम माइन्यूटेस्ट डोज का यूज़ करते हैं, जो कि इन सब से भी बहुत ज़्यादा फास्ट रिजल्ट देता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके वाइटल फोर्स पर जाके टारगेट करता है और बॉडी उतने ही तेज़ी से रीस्टोर करना शुरू कर देती है, हील करना शुरू कर देती है। सर कहते हैं वो ऑर्डर जिसे हम नेचर ऑफ बॉडी जानते हैं, वो उसके कंपोनेंट नॉर्मल साइज एंड हेल्दी होने चाहिए, फंक्शन में एफिशिएंसी होनी चाहिए, और ये सब एक दूसरे के साथ कंप्लीट हार्मनी में होने चाहिए। मतलब जैसे हमने बॉडी का, जिसे हम समझते हैं कि हमारी बॉडी में भी एक डॉक्टर होता है, जिसे हम बॉडी का नेचुरल ऑर्डर बोल सकते हैं, नेचर ऑफ बॉडी बोल सकते हैं, कि वो हमें अपने आप एसिमिलेशन और एलिमिनेशन के थ्रू ठीक करता रहता है विदाउट एनी मेडिकेशन। तो वो नेचर ऑफ बॉडी हमारे
अदर बॉडीज़ के साथ उनके कंपोनेंट्स, बॉडी के ऑर्गन का नॉर्मल साइज़ में होना, ये सब एक हेल्दी स्टेट में होने चाहिए। और हर बॉडी के हर ऑर्गन को सही फंक्शन करते रहना चाहिए, एफिशिएंटली करते रहना चाहिए। और ये बॉडी पूरी तरह माइंड, बॉडी, सोल और नेचर के साथ, एक दूसरे के साथ कंप्लीट हार्मनी में रहनी चाहिए। यही हेल्थ की स्टेट या हेल्थ की कंडीशन कहलाती है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवोल्यूशनाइज्ड अप्रोच से कैसे प्रिस्क्राइब करना है उसकी टेक्निक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।